नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, कल से आप देख ही रहे हैं देश के बिकाऊ राजनेताओं की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं हमेशा तस्वीर का एक दूसरा पहलू देखने की कोशिश करता हूं और इस बिकाऊ राजनीति में उस ईमानदार आदमी की चर्चा सबसे पहले करना चाहता हूं जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में इस बात का संकेत है कि अगर राजनीतिक लोग अच्छे आदमियों को राजनीति में जगह देंगे तो कम से कम वो ये बिकने का और राजनीति को व्यापार बनाने का काम नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हैं बलबीर सिंह साचेवाल जी। बलबीर सिंह साचेवाल जी ने काली बेग नदी को जिंदा किया, पर्यावरण के लिए काम करते हैं और जब पंजाब में बाढ़ आई तो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे। आम आदमी पार्टी ने जब उनको अप्रोच किया था कि आप हमारी तरफ से राज्यसभा में चले जाइए तो उनका ये कहना था कि राजनीति के लिए मैं बना नहीं हूँ और आप जिस तरीके की राजनीति भारत में होती है उसमें मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि पर्यावरण और दूसरे मुद्दे आप उठा सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये आप लोगों के जो तिकड़मे हैं राजनीतिक, जिसमें खरीद फरोख्त तक होती है, ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं ज़िंदगी में ये काम कभी नहीं कर पाऊँगा। खैर, वो इस आश्वासन पर राज्यसभा में गए और राज्यसभा में भी उन्होंने जब भी बात रखी है अपनी पर्यावरण को लेके ही रखी है, जो बेहद ज़रूरी है। और बीजेपी ने जब इन सांसदों पर इनकी कीमत लगाने की कोशिश की तो उन्होंने बलबीर सिंह साचेवाल जी से भी संपर्क किया और उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इसलिए राजनीति को अगर बदलना है दोस्तों तो अच्छे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। और इस पूरी प्रक्रिया में बलबीर सिंह साचेवाल जी ने ये बता दिया है कि देश में आज भी ईमानदार लोग, ईमानदार राजनेता जिंदा हैं और अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये पार्टियां भी मजबूर हो जाएंगी अच्छे लोगों को राजनीति में लाने के लिए। अब बात करते हैं बुरे लोगों की। अब मुझे मोटा मोटा तौर पे आपको हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीति में जो बड़ी बड़ी बातें करेगा, जो आदर्श और उसूलों की बहुत ज़्यादा दुहाई देगा या किसी पार्टी पे बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में होगा, आप ये मान के चलिए कि वो कभी भी रातों रात अपना ईमान बदल के दूसरी पार्टी में चला जाएगा। और जिस तरीके से विपक्ष विहीन पार्टियों की कल्पना नरेंद्र मोदी जी और उनके चेले अमित शाह ने की है, उसको देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि भारत विपक्ष विहीन एक लोकतंत्र की तरफ बढ़ चला है। कौन बिका, कितने में बिका और कहाँ डील हुई, ये सत्ता के ड्राइंग रूम की रातों की मीटिंगों में तय होता है। आपको और हमें इतना पता होता है कि कोई तो बिका, चड्डा को समझाने के लिए कहा और चड्डा 6 सांसदों को अपने साथ ले गया। इसका भारतीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसका क्या समाधान है, इस पे आप अपने विचार रख सकते हैं। त्यागी जी, जिस हिसाब से बीजेपी लोगों को अपने अंदर समाहित कर रही है उस हिसाब से तो लग रहा है 3 आदमी बचेंगे आने वाले समय में जिनको बीजेपी नहीं ले पाएगी। एक राहुल गांधी, एक आप और एक क्योंकि उसको जाना नहीं है और हमें राजनीति में आना नहीं है, यही बचेंगे बस। देखो, आज शनिवार है और मैं सोच रहा था कि आज हम छुट्टी करते हैं हाँ। लेकिन इतनी बड़ी घटना होगी कि उस पर बात नहीं करेंगे तो ये भी अन्याय हो जाएगा। आपने शुरुआत की अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छे लोग राजनीति में आए। सवाल ये है, अच्छे लोगों का राजनीति में आना उतना ज़रूरी नहीं है जितना राजनीति में आने के बाद, सफल होने के बाद अच्छे बने रहना है। सारे तो शुरू में तो सारे अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो अंदर का माहौल देखते हैं, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, और जब वो सिस्टम को बहुत गहराई में जाके देखते हैं, समझते हैं कि मेरे दाएं वाला, मेरे बाएं वाला, मेरा पीछे नीचे सब लगे हुए एक ही काम में, तो उनके जीवन का दर्शन जो है वो बदलना शुरू होता है। संदीप पाठक भी बहुत ईमानदार आदमी माने जाते थे, है ना। कहते राजनीति में बदलने के लिए आया हूँ, सारी चीजें समाज के लिए आया हूँ। राघव चड्ढा भी राजनीति में आने से पहले कौन से बुरा आदमी था। हाँ, बहुत चिकनी चुपड़ी बात करते थे। चार्टेड अकाउंटेंट है, बढ़िया अपने रोजी रोटी कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आए
उस समय सारे अच्छे होते हैं राजनीति में। कोई ये घोषित करके आए राजनीति में हम बदमाश हूँ, पैसा कमाना मेरा ध्येय है, उसे कौन आने देगा? बाहुबली। सवाल वही है कि आप आ गए हैं तो कब तक और कितने ईमानदार बने रहेंगे। ऐसी हाँ ये है कि जो बुरे लोग राजनीति में आ रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता वहाँ के, क्योंकि ऐसा नहीं लगता उनको कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब राष्ट्र निर्माण में लगे हुए, तो अब हमें भी बुरी आदतें छोड़ के अच्छे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अच्छे आदमी की राजनीति में अच्छा बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। और भारत की राजनीति बार बार इस चीज़ पर मोहर लगाती है कि ऐसा होता है जितने भी लोग आए हैं। और ये कोई आज की समस्या नहीं है। आज़ादी के आंदोलन से जो लोग पैदा हुए थे वो भी सब भ्रष्ट हुए, सबका मतलब एक्सेप्शनली कोई रह गया हो तो अलग बात है, या जो नहीं भ्रष्ट हुए उन पर दूसरे लोगों ने उनकी छवि कलंकित करने का प्रयास किया, उनको भ्रष्ट सिद्ध करने का प्रयास किया, और ओवरऑल सब संदिग्ध हो गए, सब डाउटफुल हो गए। आपको ढूंढना पड़ता है कि करोड़ों के जहाँ मतदाता सरकार चुनते हैं, आपको एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप 1-2 नेता मिलते हैं, 4 नेता मिलते हैं वो तो अभी भी मिल जाते हैं कि वो ईमानदार हैं और उन्होंने वहाँ पैसा नहीं कमाया। लेकिन राजनीति का जो स्वरूप था, जैसे आज़ादी के आंदोलन से निकली पूरी एक कांग्रेस पार्टी, वो 1937 में ही भ्रष्ट होना शुरू हो गए थे। लेकिन उस समय मोटा पैसा नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें होती थी, लाइसेंस, परमिट, कोटा, ये इसके माध्यम से चीज़ें चल रही थी, या किसी का ट्रांसफ़र वगैरह इधर कर गया। इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट विधायकों का और मंत्रियों वगैरह का होता था। तो मोटा पैसा था नहीं, और ना उस समय बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, और समाज का माहौल ऐसा था कि ईमानदार लोगों की वहाँ इज्जत होती थी। मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हमारे यहाँ आज ईमानदार आदमियों की इज्जत भी नहीं होती। हमारी सोच ये हो गई है कि अगर आप पैसा कमाने की जगह पे बैठे हो, वो कुर्सी जो तुम्हें पैसे की गारंटी दे रही है, अगर आप उस पर नहीं बैठे तो आम लोगों की रिएक्शन ये है कि मूर्खतापूर्ण काम है, आप पैसा क्यों नहीं कमा रहे जब आपको मौका मिला। ये हमारे समाज की सोच है। आप जाके देख लेना कहीं पे भी इस चीज़ को, भ्रष्टाचार को परिवार के लोग भी बुरा नहीं मानते। मैंने 1-2 बार पहले भी उदाहरण दिया है। मुझे आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसी पत्नी नहीं मिली जिसने पति इसलिए छोड़ दिया हो कि उसका पति भ्रष्ट है, जबकि वो जानती है कि गलत तरीक़ों से पैसा लगता है। माँ बाप अपनी उस संतान को नहीं छोड़ते, कभी वो ये पाठ नहीं उसको पढ़ाते, बेटा तू जा रहा, तू गलत पैसा घर में नहीं आना चाहिए। तो हमने भ्रष्टाचार को, वो एक स्वीकृत हिस्सा हो गया हमारे सोच चिंतन का, कि हम उसको गलत चीज़ मानते ही नहीं। और समाज में आज जो दृष्टिकोण रह गया वो ये है कि जैसे तैसे आपके आर्थिक संसाधन दिखें, बहुत बड़ी कोठी हो आपके पास और कारें हों, ये सारी चीज़ें हों, तो इससे आम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी संसाधन विहीन व्यक्ति को चाहे कितना ही चरित्रवान हो राजनीति में ले आइए, उसकी सफलता की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा माध्यम था जहां नेता को चुनना है कि किसे भेजना है, वहाँ आपके पास एक चॉइस है। अरविंद केजरीवाल अगर चाहते कि वो बहुत अच्छे लोगों को राजनीति में लाए, राज्यसभा में भेजे, तो वो ये काम कर सकते थे, लेकिन उसके पहले उनको ठोक बजा के उनको चेक करना था ठीक से। अब आके ये पार्टी ये भी आंदोलन से निकली, अन्ना के आंदोलन से, और बीच में एक पार्टी निकली थी जयप्रकाश के आंदोलन से। जयप्रकाश के आंदोलन से जो लोग निकले थे, समाजवादी धारा के लोग, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग, वो अंततोगत्वा सब भ्रष्ट हो गए। पूरी एक परंपरा है, इक्का दुक्का को उदाहरण मिल जाते हैं। अभी एक किसी त्यागी जी बता रहे थे वो नीतीश कुमार के बारे में, कि कोई बंदा आया चुनाव से पहले और उसने मेरे माध्यम से वो नीतीश जी से मिला और उसने कहा जी ये 50 लाख रुपए देना चाहते, तो नीतीश जी ने मना कर दिया। अब ये अच्छी बात है, मना कर दिया, लेकिन नीतीश जी केवल यही मॉरलिटी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप राजनीति में सत्ता में बने रहने के लिए गलत लोगों से समझौता करते हैं, गलत चीज़ों से, तो वो भी गलत है। तो वो भी तो एक भ्रष्टाचार है एक तरह का। और तीसरी पार्टी ये अन्ना के आंदोलन से ये निकली, और इन 2 आंदोलनों में ये हमेशा कहा जाता है कि इनको चलाने, नेपथ्य से चलाने वाली जो चीज़ थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, RSS था। उसी ने इनको ताकत दी, चूँकि इनके पास में कार्यकर्ताओं की ताकत बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती थी। तो अब इनकी ज़्यादा उपयोगिता नहीं रही, तो धीरे धीरे इसको ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, तो जब आम आदमी पार्टी के अंदर ये लोग आए और इन्होंने देखा, जब पहली जो खेप आई थी राज्यसभा सांसदों की, कि उसमें 2-3 लोग आए जो
जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये सामान्य स्थिति में नहीं आते अगर इनके पास में आर्थिक संसाधन नहीं होते। मैसेज ये गया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे कि इन्होंने मोटा पैसा केजरीवाल को दिया। और जब पार्टी में लोग ये मानते हैं कि उनका नेतृत्व, शिखर नेतृत्व नोट कमाने पर लग गया है, तो फिर नीचे के लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि ये लोग अच्छी धारणा से आए हों, लेकिन जब इनको पता लगा कि यार राजनीति का सच तो अंतिम धन ही है, तो दौलत और शोहरत की हवस जो वो वहाँ देखते हैं, वो उसको वो अंगीकार कर लेते हैं धीरे धीरे। आवरण ऐसा चढ़ा लेंगे जैसे राघव चड्ढा ने भी चढ़ाया था कोई ताकत दुनिया की मुझे खरीद नहीं सकती, बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। तो इन चीज़ों का वैसा कोई अर्थ रहा नहीं कि कपिल मिश्रा इससे ज़्यादा चरित्र चित्रण कर चुके हैं विधानसभा में। तो एक तो लोगों का, आम लोगों का नेता क्या बकता है, मैं कहना चाह रहा था, मैं भी ये कह रहा हूँ क्या बकता है, उस पर लोगों का भरोसा रहा नहीं, क्योंकि बोलते नहीं है, संवाद नहीं करते, ये बकवास करते नहीं रही। तो एक तो भरोसा ही उठ गया। नंबर 2, हमारा समाज ही मानने को तैयार नहीं है जिसने राजनीति में आने के लिए खादी धारण कर ली है वो ईमानदार भी हो सकता है। और इन चीज़ों को सहज भाव से हमने स्वीकार कर लिया और हमें इससे ज़्यादा तकलीफ होती नहीं। सबको पता था कि राघव चड्ढा ये काम करेगा। सूचना सिर्फ इसमें यह है नहीं कि वो 6 जो और आ रहे हैं उसका नहीं पता था। और दूसरे एक चीज जो पहले नहीं थी अब होने लगी है कि ऊपर जो सत्ताधारी दल बैठा केंद्र में वो लोटस ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन होने लगे, सर्जिकल स्ट्राइक होने लगी हैं, वो पूरी तरीके से मदद करता है। अब ये कि एक हलवाई है वहाँ का जो सांसद बना था, यूनिवर्सिटी चलाता है, लवली स्वीट भंडार, उस आदमी के सबको पता है किस चरित्र का आदमी है, सबको ये भी पता है कि 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे दे के बना है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, तो उनको पता है कि कोई 100 करोड़ ऐसे तो आ नहीं जाते। उसको डर भी तो लगता है बेचारे को। उस पर बाकायदा ईडी की रेड कराई है। ये जो मित्तल बनाया था इस पर ईडी की रेड होगी। यही अशोक मित्तल है ना। और इसके बाद अब देखना कुछ भी नहीं। राघव चड्ढा जब डाउटफुल हुआ तो उसकी जगह अशोक मित्तल को लाए, उपनेता बनाया। अब उसका ये हाल है। राघव चड्ढा को तो 15 साल लगे केजरीवाल का चरित्र समझने के लिए, लाला जी तो एकदम समझ गए। और उन्हें ये लगा कि यार अगर मैं सांसद बन भी गया हूँ राज्यसभा का, उसके बावजूद मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे पे ईडी की रेड हो रही है, तो मेरे धन का फायदा क्या? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में से बैठ के कैसे खाऊंगा, तो आराम से रह लूंगा ना, और आगे अनंत संभावनाएं खुल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी आपको ये सुरक्षा कवच देती है कि आप हमारे साथ आइए और उसके बाद आपको जो भी पाप करना है तो करो, जो भी भ्रष्टाचार करना है वो तो भाई साहब। मैं बताऊं इस पार्टी की विशेषता क्या है कि पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का बचाव करते हैं। उनके पन्ना प्रमुख को बचाने वाले। और इनकी पार्टी में आने के बाद चाहे वो उसके ऊपर रेप का आरोप लगे, चाहे उसके पास भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे वो मुकदमों में उलझा, वो साफ हो जाता है। ये जो संरक्षण और पेट्रोनेज देती है ना भाजपा, ये अपने आप में बड़ी गारंटी है। आप कहीं भी चले जाओ और जो गली मोहल्लों में भाजपा के नेता हैं, अगर उनके साथ कोई थाने तहसील का काम हो जाए तो जो स्थानीय विधायक है वो उनकी मदद करेगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं तो संगठन के लोग आ जाएंगे। तो ये गारंटी कोई, मेरे ख्याल से कोई और पार्टी नहीं दे पा रही, नहीं दे पा रही कि शून्य से लेकर शिखर तक आप इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप हमारी पार्टी में आइए और आपके सारे गुनाह माफ। हाँ, उसका फिर कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, अब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा ने ठीक करा, जो पॉलिटिकल सोच के लोग। मुझे ये नहीं लग रहा है कि इस देश में लोग स्वतः क्यों नहीं बाहर आके लोग ज्यादा बेईमान है। राघव चड्ढा का पुतला क्यों कोई राजनीतिक दल फूंके, क्यों विरोध करे, आम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अपनी ज़रूरतों के लिए, ट्रैफिक कंजेशन है, आपका बच्चा नहीं निकल पा रहा है, एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है, उसके लिए आप सड़क पर मरने के लिए तैयार हो। लेकिन जब कोई सामाजिक मुद्दा इस तरह का आएगा तो आप ये इंतजार करते हो कि कोई राजनीतिक दल आए, वो हमें लामबंद करे, वो हमें सड़क पर लाए। यानी हमें व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ से कोई किल्लत नहीं है रत्ती भर भी कि क्या हो रहा है। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते जी, दूसरा कुछ हमारे लिए, बल्कि हम इस चालबाजी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे ध्यान आता है एक बार कि जब वो 70 चौधरी देवीलाल जी वाला प्रकरण था और भजन लाल जी उनकी सरकार गिरा थे, तो एक फौजी पृष्ठभूमि के थे, कर्नल राम सिंह। वो चौधरी देवीलाल से ये बोले कि मुझे ना उस विधायक पर संदेह है चौधरी साहब, वो छोड़ के जा सकता हमें। जब चौधरी साहब ना वो परवाणु से लेके पद यात्रा पर आ रहे थे, तो सीधे साधा भोले से आदमी थे, चौधरी देवीलाल उतनी समझ थी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तू इसका ध्यान रख भाई, पकड़ इसको।
तो कर्नल राम सिंह गए और वो जिस विधायक को कह रहे थे उसको ले जाकर भजन लाल के पास बिठा दिया और खुद भी अपने आप ही सौदा करा लिया, उसकी भी रजिस्ट्री हो गई और अपनी भी हो गई। तो ये चालबाजी क्या, ये तो बहुत पुरानी चीज। तो चड्ढा ने खुद का तो किया इंशा को भेज दिया। हाँ, तो वही है ना, वो जो दामिनी पिक्चर में था, चड्ढा समझाओ इसे। अब चड्ढा इतना समझदार हो गया 15 साल में कि अब उसको जो है वो सारी खूबियां, बोले कि अपने कोर वैल्यू जो थी आम आदमी पार्टी की वो उससे हट गई। कोर वैल्यू बीजेपी की कौन सी कोर वैल्यू है ना? आप पार्टी, अगर आपको कोर वैल्यू से, उसकी नैतिक शक्ति से इतनी प्रेम था तो आपको केजरीवाल को हटाना चाहिए था पार्टी से। ये आदमी भ्रष्ट हो रहा है, आप तो पार्टी ऐसा छोड़ के आ गए इसमें आराम से, तो ये कौन सी समझदारी हो गई? वो बेचारा हरभजन सिंह कभी देखा ही नहीं राज्यसभा में बैठा हुआ। तो जाता है कि नहीं जाता? ये क्या है, एक चीज जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और उसको लोग अन्यथा ना ले लें, मेरी ये अभी तक की सोच ये है कि जो IIT IIM से या जो IPS IAS छोड़ के जो लोग आ रहे हैं राजनीति में भी और मोटिवेशनल गुरु बन के भी, ये सबसे बड़े फ्रॉड हैं। अपवाद कोई हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे हैं, चूंकि इनके जीवन का मकसद ही पैसा पैसा कमाना है, कहीं भी आप देख लीजिए। तो अब ये आ रहे हैं कि हम तो करियर छोड़ के आए थे, करियर बनाने नहीं आए थे, देश की सेवा के लिए आए थे। देश की सेवा के लिए आप एक संगठन से जुड़े, आपको आगे पता चला कि उस संगठन में कुछ लोग या जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं वो उन आदर्शों पर नहीं चल रहे, तो आपका नैतिक दायित्व ये है सबसे पहले कि आप उन लोगों को राह पे लाएं, ना कि आप भाग जाएं। गांधी के नेतृत्व में इतना पवित्र आंदोलन चल रहा था, उसका विरोध भी था, सुभाष चंद्र बोस भी कर रहे थे, क्रांतिकारी जो लोग थे वो भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी को उस तरीके से बदनाम भी नहीं किया और ना ही कांग्रेस के लोग गांधी से सहमत होते हुए अलग हुए। नेहरू जी गांधी से असहमत थे, बहुत मुद्दों पे थे, लेकिन वो बने रहे वहाँ, चूंकि एक बड़ा लक्ष्य उनके सामने था। तो ये राघव चड्ढा ने जो देश में इस समय किया है, इसमें मुझे तो नहीं लगता किसी को भी खुश होने की ज़रूरत है, बल्कि दुखी होने की ज़रूरत है। और ये रिफ्लेक्शन है हमारे समाज की सोच का। एक व्यक्ति, राघव चड्ढा का प्रश्न कतई नहीं है, व्यक्ति कभी भी भ्रष्ट हो सकता है, सवाल ये है कि क्या विचार भी भ्रष्ट हो रहा है। विचार तो चाहे जैसा भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी खराब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है जी, ये जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं इनका राष्ट्र से तो कोई लेना देना। इनका राष्ट्रवाद इतना है कि इनके एक नेता भी अमेरिका में लगभग पकड़े गए इस अर्थ में कि अमेरिकी पत्रकार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है और राम माधव से ये प्रश्न पूछ रहा है कि आप भारत के अमेरिका के जो संबंध है उसमें आपका क्या दृष्टिकोण है। तो वो हडसन में जो मीटिंग हुई थी उसमें राम माधव ने ये कहा कि हमसे कहा गया रूस से तेल मत लो, हमने लेना बंद कर दिया, हमसे कहा गया ईरान से तेल मत लो, हमने लेना बंद कर दिया, हम पे 50% टैरिफ लगाया, हमने वो भी कर दिया, अब हम और क्या करें, इससे फालतू क्या करें। इसका मतलब आप इससे फालतू तो डूब के मर जाओ। एक बहुत बड़े नेता ने जो 14 से लेकर 19 तक बहुत ही सेंट्रल पोजीशन में था और जो सतपाल मलिक को जाके पूछता था 300 करोड़ वाले मामले की फाइलें देता था कि इसमें क्या हो रहा है, वो बंदा वहां अमेरिका में पकड़ा गया और वो कह रहा है इन चीजों को कि भाई हमने तो इस हद तक सरेंडर कर दिया है, और क्या अब हम और क्या कर सकते हैं, मालिक को खुश रखने के लिए और क्या हो सकता है ना। तो ये तो वहां स्वीकार कर लिया गया। अब वो माफी मांग रहे हैं राम माधव कि नहीं साहब मेरा लक्ष्य ही नहीं था, वो जो सारी लिपापोती होती है। तो इनके एक बहुत बड़े नेता ने विदेश में जाके वहां ये मान लिया है कि हमारे राष्ट्रवाद की स्थिति ये है, हमारा राष्ट्रवाद एक्चुअली में अमेरिका के हाथ में गिरवी है। बिल्कुल है, वी आर ए कॉम्प्रोमाइज्ड नेशन, इसमें अब कोई संदेह रहा ही नहीं है कि छोटे छोटे देश, हंगरी जैसे देश, कनाडा ने यह कह दिया कि अमेरिका हमारे लिए बोझ बन चुका है और हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। छोटे छोटे मुल्क जो शुरू में इसकी बंदर गुड़की में आ गए थे अमेरिका की, उनको भी धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 140 करोड़ की आबादी का देश जिस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी, वो क्यों नहीं बोलते, उनकी क्यों नहीं निकलती ट्रंप के सामने। कभी भी इनकी बेइज्जती करके चल जाता है। और इनकी क्या बेइज्जती है, देश की बेइज्जती करता है इनकी क्या बेइज्जती है, ये तो मानते नहीं इन चीज़ों को, बहुत ही बुरा हाल है। तो हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। भारत एक देश के रूप में अपनी जो उसकी प्रतिष्ठा थी उसको खो चुका है, और जब आपकी प्रतिष्ठा खो जाती है तो लोग फिर आपको गंभीरता से नहीं लेते। रही सही कसर ये अगर बंगाल में ये लोग उन्होंने अपना गेम कर दिया इनका, इस पार्टी के लिए तो मोरल वैल्यू एथिक्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वो लोग।
पता नहीं कैसे राष्ट्रवाद करते रहते हैं। कोई राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद का सिर्फ इनके यहाँ ये अपने को उच्चारण दे दिया मंत्र साहब, आप इसको बस करते रहो। राष्ट्र निर्माण और ये आपके राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक शब्दावली इनको सौंप दिया, इसी पे चलते रहते हैं। कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना ये अपनी जवान के पक्के हैं। किसी भी चुनाव में जितने वादे करते हैं उन पर खरे नहीं उतरते, सार्वजनिक रूप से उनको जुमला घोषित कर देते हैं। बावजूद इसके वही समाज वाली बात आ जाती है। और ये संदीप पाठक तो सनसनी था सर, ये संदीप पाठक तो भारतीय राजनीति में ऐसा लगता था केजरीवाल पता नहीं कहाँ से खोज लाया इसको। अरे धर्मेंद्र जी, जो दिल्ली है ना, आजकल डर लगता है जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ। फलां ने 100 करोड़ दे दिए, 150 करोड़ दे दिए, ऐसे बोलते हैं जैसे कि डर लगता है। हम 10-20 रुपए हैं जैसे। हमारी तो औकात कुछ नहीं है ना, आर्थिक रूप से हम क्या लोग हैं। हम जब इस तरह की गणना सुनते हैं कि 250 करोड़ में बिक गया, 300 करोड़ उसको दे दिए, फला नेता का फोन आया था और वो 500 करोड़ उसको दिया, और ये छोटे मोटे लोग जो हैं विधायक टाइप हैं, इनके पास इतना पैसा है। जो भी एक बार विधायक रह लिया, चाहे वो सत्ता दल का विपक्ष का, सत्ताधारी है तो कम से कम 400-500 करोड़ का आदमी है, और विपक्ष का है तो 100-150 करोड़ का वो भी है। और एक संभावना उसके साथ रहती है कि भविष्य में कभी जीता तो ये हो जाएगा। आपस में एक दूसरे की सेटिंग है, एक पार्टी का नेता दूसरे को दे रहा है कि यार तुम ये पैसे ले लो, इसको कैंडिडेट खड़े मत होने देना ताकि मेरी संभावनाओं पर असर न पड़े। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं सर कि जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला था, ये संदीप पाठक और चड्डा ने नहीं होने दिया, यानी कि इसका मतलब ये तब से काम कर रहे थे। ये प्रश्न ये आपने बलवीर जी का जिक्र किया था। मन में एक श्रद्धा पैदा होती है उनके लिए, और लेकिन उनकी आलोचना करने वाले भी बहुत लोग इसलिए मिल जाएंगे कि वो भ्रष्ट क्यों नहीं हुए, कमा लो पैसे। मेरी चिंता सिर्फ ये है कि वो आपको वहाँ क्या चिंता, दूसरे जो देश का भरोसा टूटा है, आप कितने ही अच्छे आदमी को यहाँ ले आओ, चाहे आप नानक को ले आओ, कबीर को ले आओ, रैदास को ले आओ, विवेकानंद को ले आओ, आज की डेट में सब डाउटफुल हो जाएगा। टाइम ऐसा आ गया जी, ऐसा वक्त आ गया, इतना बुरा वक्त आ गया है कि आप ये मानने को ही तैयार नहीं कि आपके सामने जो बैठा व्यक्ति है वो ईमानदार भी हो सकता है। और इस बात को हमने स्वीकार कर लिया कि ये ऐसे ही जलील लोग हैं, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, है ना। अब हमारे यहाँ ये जो सोच है कि कोई आएगा, जन्म लेगा और वो सब चीजें कल की अवतार इनका, तो ये जो नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है, आपको पता है, ये इसको ऐसे ही डीप रूटेड किया गया लोगों के दिमाग में। पहले बताया गया कि सैकड़ों साल से कि कोई आ रहा है, चल पड़ा है, आ गया, घोड़े पे सवार है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर अचानक वो आया, है ना, घोड़ा हिन आया, लोगों ने सोचा गया, फिर पूरा देश ही नहीं आया। हाँ, और फिर नास्ट्रडेमस में लिखा, फलानी भविष्यवाणी में लिखा कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई होगी, और उसने वो बचपन में ही मगरमच्छ पकड़ेगा और बुद्ध के रास्ते से छोड़ के चला जाएगा। अब लक्षण सारे नजर आए कि ईश्वर आ चुके हैं, और उसने आके कहा कि मैं हूँ ईश्वर। जब खुद कहा कि मैं ईश्वर हूँ, तुम मूर्खों समझ नहीं पा रहे, तो देखिए कुछ मूर्ख समझ गए। पूरे इतिहास में 2 ही उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, अर्जुन मान ले, अर्जुन को डाउट था, या इस युग में जो पैदा हुए इस दौर में उन्हें यह कहना पड़ा कि मान लो, मुझे भी डाउट था जब तक मेरी माँ थी, लेकिन उसके बाद तो मैं कन्विंस्ड हो चुका हूं कि मैं भेजा गया हूं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जब इस भेजे हुए आदमी से, विष्णु के अवतार से चीजें ठीक नहीं हो रही तो कौन ठीक कर सकता है? राहुल गांधी क्या हैसियत है, ये किसी क्या हैसियत है? तो ये एक मरा हुआ राष्ट्र है, यह संख्या है लोगों की 150 करोड़, कोई कहानी नहीं है। 800 साल तक इस देश पे हर कौम ने दुनिया की राज किया, एक खुश होकर बताते हमें कुचला, हमें ये करा, फलाना ढिमकाना, क्या गौरव है इस बात में। और अब आप इसलिए आज़ाद हो कि आपको कोई गुलाम रखना ही नहीं चाहता। अंग्रेजों ने कॉलोनी छोड़ दी थी, इतना बर्डन हो गया था, वो संभाल नहीं पा रहे थे, मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब आप इसलिए स्वतंत्र हैं कि कोई, वो तो गडकरी कहते भी हैं भारत असंतुष्ट आत्माओं का देश है। हाँ, वो गडकरी भी ऐसे ही है, क्योंकि गडकरी संतुष्ट आत्मा है। तो यहाँ तो जो जितनी बड़ी बात गन्ने का रस गाड़ियों में डलवा के उसके बेटे की हजारों करोड़ की कंपनी। ये बता दूं, इस कार्यक्रम में जिस तेवर के साथ में और लगातार हम बोले जा रहे हैं ना नैतिकता ईमानदारी, पता कितने लोगों की राय होगी कि इनको भेज दो, भाई साहब इलेक्शन लड़ा दो, ये चूस जाएंगे। नहीं तो ये हमने ये है,
बहुत सारे साथी तो ये चिंता भी करते हैं कि ये मतलब बाहर क्यों बैठे हैं अभी तक। हाँ। मतलब इनको तो जगह कहीं और है। हाँ, बिल्कुल भी तो कि यार ये इनको मौका मिल गया, ये भी नहीं छोड़ेंगे हैं? तो ये चीजें हमने खो दी है, हमारी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है और हमारे नेता इसी काम पर लगे हुए हैं कि कोई भी आदमी, प्राइस टैग लगा हुआ माथे पे सब। हाँ, जिस दिन वो राजनीति में उतरे उसको घोषित कर दो बिक गया। बिक गया। कुछ नहीं हो सकता जी इस देश तो का। ये राघव पाघव इनकी कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। बड़ा मासूम सा चेहरा लगता है, बड़ा खुश होगा। और उसकी बीवी है, पता नहीं कौन है वो, क्या ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, परिणीति चोपड़ा। हर जगह प्रियंका चोपड़ा की कजिन। हरियाणा का एंगल बहुत जुड़ जाता है ना। अब तो हमारे जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री थे, नहीं ये तो डील कहते हैं कि जो प्रियंका चोपड़ा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को काफ़ी वो करती हैं। अच्छा। उनका यशोगान करती हैं। हाँ। तो वो चूंकि परिणीति कजन है उनकी, तो बात कहते हैं कि वहाँ से चली थी। और देखिए कहीं ना कहीं से तो चीज़ें होती हैं। हालांकि राजनीति में इन बातों का कोई पता नहीं चलता कहाँ से। हाँ। हमें तो तब पता चलता है दुनिया को, तो जब सौदा मतलब बिक चुका होता है। कुछ चीज़ें तो हमें तो बड़ा धन्यवादी हैं मधु किशोर जी की, वो बता रही हैं। तो हो सकता है इस पर भी वो कुछ प्रकाश डालें। लेकिन हरियाणा का कनेक्शन हर जगह जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। हालांकि केजरीवाल भी हरियाणवी है। हाँ। लेकिन उसको तो मतलब अभी तो झटके में होगा बहुत ज्यादा। उस व्यक्ति ने भी बहुत निराश, वो मेरे ख्याल से चड्डा से ज्यादा वो पाठक की वजह से परेशान होगा। मेरी समझ ये जो कंट्रास्ट है ना उसके जीवन का, कि वो अपने लिए महल बनाता, शीश महल, और रेनॉल्ड का सिक्का बेचारा यहाँ टंगा रहता है। मुझे पता नहीं वो सिक्का अपने आप कब गिरेगा वहाँ से, कि भी मुझे शर्म आ रही है। वो 2-2.5 रुपए का पेन है, 5 का तो होगा, मुझे तो पता नहीं। इन्होंने बीजेपी वाले भी बदमाश है, इन्होंने उसमें शिफ्ट नहीं किया, उस घर में शिफ्ट नहीं किया इन्होंने। हाँ। खाली छोड़ रखा है उसको, बीच बीच में वीडियो दिखाते रहते ये ऐसा है। और 2-4 साल अगर ये हालात रहे ना तो सब कुछ उन्हीं का होगा। पता चला कि भाजपा का कोई भी नेता कहीं भी जाकर आराम कर रहा है, सब उसी का घर। अगर केजरीवाल ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करा दिया तो कर लेना चाहिए, वैसे भी उस पर आरोप लगते हैं। और अंततोगत्वा वही बात है राजेंद्र माथुर जी का वो बयान, जो बार बार हमने कहा है कि भारत में जो भी दल शासन करेगा वो अंततोगत्वा कांग्रेस बन जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, एक संस्कृति है। और संस्कृति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर है। सब कांग्रेसी बन जाएंगे, कांग्रेसी होने। हैरानी की बात है, एक पार्टी जिसके 2 विधायक हैं पंजाब में, लेकिन सांसद उसके राज्यसभा के 6 हैं। तो कांग्रेस मुक्त जो भारत का था वो भाजपा युक्त हो गई। सारे कांग्रेसी जो भी मैटर करते हैं, जिनके पास किसी तरह की ताकत है, चाहे गुंडागर्दी की है, पैसे की है, बेशर्मी की है, वो सब इनके यहाँ है। ये सब ढूंढते हैं कांग्रेस के अंदर कौन है। जिसका परिवार फ्लोरिश कांग्रेस में होना बंद कर गया, जिनकी मतलब एक तरीके से संतान पैदा होनी बंद हो गई राजनीतिक, उनको भाजपा ने अपने अंदर लिया और वहां से प्रमोट कर दिया। बातें, लेकिन इनको फिर ये छोड़ देनी चाहिए अब ये बकवास सी बातें, राष्ट्र प्रेम राष्ट्र बातें तो तब छुटेंगी जब जनता छुटवाएगी। अच्छा, तब तक करेंगे। हाँ। अगर ये अब एक तो आपको लगता है ये जनता को भी छुटवाने के मूड में आएगी? क्योंकि ये है आएगी इसलिए आएगी कि अभी इनकी ऐसी तैसी बहुत होनी है बाकी। अच्छा, मेरी भाषा है संसदीय हो सकती, लेकिन इसके लिए इस सब उपयुक्त शब्द नहीं है। ऐसी की तैसी होनी है जनता की। जनता खून के आंसू रोएगी, इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा और इनको आना पड़ेगा। डंडे खाने पड़ेंगे सड़कों पे, अपने आप निकलना पड़ेगा और किसी नेता के बिना निकलना पड़ेगा। तब तक इसका कोई हल नहीं है। इस देश में जो संपन्न आदमी वो अपने विकल्प ढूंढ रहा है, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और बाहर निकल रहा है। जिसके पास 2 दाने हैं ना जी, हाँ। वो यहाँ नहीं रहना चाहता, वो यहाँ नहीं रहना, यहाँ वो ही रह रहा है जिसकी मजबूरी है, जिसको बेचारे को कहीं जगह नहीं है। आप ये देखिए गाँव के छोटे छोटे किसान अपनी जमीनें बेच के बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ तो आप ट्रंप आपको अपमानित करता रहेगा और प्रधानमंत्री आपके मौन में चले जाएंगे और देश फिर से एक प्रतीक्षा में जुट जाता है कि अब शायद कोई आएगा। खैर दोस्तों, बिकने वालों की चर्चाएं तो बाजार में होती हैं, लेकिन चर्चाएं उनकी भी करिए जो ईमानदार हैं। और कुछ राजनीति में फिर भी चाहे 0.1% कोई एकाध तो आता है जो बिकता है, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी भारत की राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं, भाजपा की वॉशिंग मशीन ऐसी है, इसमें सब पाप धुल जाते हैं और ये लोग अपने पाप धो रहे हैं आके।
अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि अभी ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं और मंजिल तक पहुँचने तक इस तरह के करतब होते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार।